हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी मैथ चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन। इस एक्सरसाइज के हम 7 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट तक करेंगे, तो फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। बाइनरी ऑपरेशन आपके कोर्स से बाहर कर दिया गया है, जो 30% रिड्यूस किया गया है कोर्स, उसमें बाइनरी ऑपरेशन ये बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए आप अगला चैप्टर जब हम लेके चलेंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे ज़रूर, भले अभी हम कोर्स के हिसाब से उसको ना लें, लेकिन उस बीच में हम कहीं ना कहीं तो बाइनरी ऑपरेशन का अध्ययन जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए। ए फंक्शन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक फलन दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर है। फंक्शन सच दैट, यहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, जबकि फंक्शन सच दैट आर प्लस का मतलब होता है सभी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट है ना, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। यहाँ से फंक्शन है 4 टू इनफाइनाइट, जिसमें 4 शामिल है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, आर प्लस से 4 टू इनफाइनाइट तक यहाँ फंक्शन परिभाषित है। सिद्ध करो कि जो f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी व्युत्क्रमणीय फलन है। और हमें साथ में सिद्ध करना है कि f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर y माइनस 4। देखो, किसी फंक्शन को अगर हमें ये सिद्ध करना है कि ये इन्वर्टिबल है यानी व्युत्क्रमणीय है, तो केवल इसका एक तरीका है कि फंक्शन साबित हो जाए कि 1 ऑन 2 है। क्योंकि कोई फलन, प्रतिलोम फलन उसका तब आता है, किसी फलन का प्रतिलोम फलन हम तब निकाल सकते हैं जब वो फलन 1 ऑन 2 साबित हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हमको फंक्शन दिया है वो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जो फंक्शन है वो सच दैट आर प्लस 2 क्लोज्ड इंटरवल 4 ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक सॉरी। तो सबसे पहले हम 1 सिद्ध करते हैं। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 सिद्ध करने के लिए, जिसको आप हिंदी में एकैकी बोलते हो, उसके लिए हम कोई 2 एलिमेंट लेंगे। माना x1 और x2, ये हमने 2 एलिमेंट लिए और ये बिलोंग करते हैं R प्लस में। जो डोमेन है ना वो R प्लस है। तो मान लीजिए कि इस डोमेन R प्लस में कोई 2 एलिमेंट हमने लिया, x1 और क्या है x2 हैं। इसका मतलब ये हो गया कि x1 और x2 ये जो होंगे ना, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, वो भी धनात्मक होंगी, माइनस में नहीं जा सकते हम। तो यदि हम कहें कि इफ fx1 बराबर fx2, ये हमने लिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो fx है वो x स्क्वायर प्लस 4 है, यानी x1 स्क्वायर प्लस 4 बराबर आ गया x2 स्क्वायर प्लस 4। प्लस 4 से प्लस 4 को कैंसिल करें तो हमें मिलता है x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया x1 बराबर x2, x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाता अगर यहाँ r प्लस न होता। तो चूंकि r प्लस में हमने लिया है x1 और x2 को, इसलिए x1 और x2 दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x1 बराबर x2 के आएगा। और याद रखें, यदि fx1 बराबर fx2 ले के चलते हैं और हम ले आते हैं x1 बराबर x2, इसका मतलब जो है फंक्शन f ये एकैकी फलन है, यानी हम कह सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन। पहली शर्त पूरी हो गई कि फंक्शन जो है वो 1 है। अब देखो, आपको जो दिक्कत होती है वो ऑन टू सिद्ध करने में होती है। तो ऑन टू के लिए आप ध्यान से समझिएगा कि ऑन टू के लिए हम करते क्या हैं। देखिए, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो r प्लस से 4 इनफाइनाइट तक है। तो ये जो कोडोमेन है, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसमें हम कोई एक एलिमेंट y लेते हैं। उस y के लिए कोई x ऐसा
डोमेन से निकल के आता है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है वाई। यानी कि जैसे हमने कहा कि माना हमने y बिलोंग्स एक एलिमेंट y लिया जो 4 से लेकर के किसके बीच में है, अनंत के बीच में है। यानी y या तो 4 और या 4 से क्या है, बड़ा, परंतु अनंत से क्या है, छोटा है। इसके लिए हम साबित करेंगे कि इस डोमेन में कोई ना कोई x ऐसा जरूर होगा कि उसकी इमेज ये कौन होगा, y, यानी एफ एक्स बराबर क्या होगा, y। तो अगर हमने कहा कि y दिस इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट सच दैट, जबकि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, y, तो देखो जरा y बराबर एफ एक्स बराबर y अगर लेते हैं तो देखिए y एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। ये देखिए, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। यहाँ से अगर हम देखो एक्स स्क्वायर बराबर निकालें तो ये आ जाएगा y माइनस 4, यानी कि x बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर y माइनस 4। y की वैल्यू है 4 या 4 से बड़ी, तो चूंकि जो y है वो 4 या 4 से बड़ा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो सदैव आएगी 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि अगर यहाँ 4 या 4 से बड़ा मान y का रखें तो जो x की वैल्यू आएगी वो सदैव 0 या 0 से क्या आएगी, बड़ी। x की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी आई, इसका मतलब x सदैव किस में होगा, समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं के, यानी हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा r प्लस में। मतलब क्या हुआ इसका, समझे जरा। हम y लेके चले थे उसके कोडोमेन में। कोडोमेन क्या था, 4 या 4 से बड़ी संख्या, यानी y को हमने लिया एक ऐसी संख्या जो या तो 4 थी या 4 से क्या थी, बड़ी थी। उसके लिए जब हमने एफ एक्स बराबर y को सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आई वो इस प्रकार की आई कि जो 0 या 0 से बड़ी थी, यानी x की वैल्यू आई r प्लस में, यानी y के लिए कोई ना कोई x ऐसा मिला जो डोमेन में था। ये देखिए डोमेन, यही ऑनटू के सिद्ध करने का तरीका है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो f है वो ऑनटू भी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो f है तो f11 ऑनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। और अगर f11 ऑनटू फंक्शन होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, इनवर्टिबल फंक्शन है। बात समझ में आ गई, बोलो। बिल्कुल आसान। ऑनटू को समझना है आपको ध्यान से कि ऑनटू कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सरल होता है। ऑनटू के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो कोडोमेन दिया रहे फंक्शन r प्लस से, ये कोडोमेन है 4 से इनफाइनाइट, इसमें आप y को लीजिए, कोई एक y एलिमेंट ले लीजिए, जबकि एफ एक्स किसके बराबर रहे, y को। और अब एफ एक्स बराबर y को सॉल्व करिए और x कोई ना कोई मान ऐसा आएगा जो r प्लस में होगा, यानी डोमेन में x निकल के अगर आ गया तो ऑनटू है, और अगर मान लीजिए x डोमेन में नहीं आया तो समझ जाइए कि वो ऑनटू नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो f कैसा फलन हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, क्योंकि ये 1 ऑनटू है। अब हम जानते हैं कि चूंकि यदि एफ एक्स बराबर होता है y के, तो हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स y ये x के बराबर होता है। ये आपको मालूम है कि अगर एफ एक्स y के बराबर है तो जो f इनवर्स y है वो किसके बराबर होता है, x के। चूंकि x बराबर, देखो हम यहाँ निकाल चुके हैं ना, ये x आ चुका है, देखिए। तो चूंकि जो x हमने निकाला वो अंडर रूट के अंदर y माइनस 4 निकाला है, और यही x कहलाता है f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y ये बराबर आ गया y माइनस 4। और देखिए यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। अगर आपको 8वां कम समझ में आया है तो देखिए हम 9वां सवाल भी आपको समझाते हैं, तो 9वां समझ में आपकी आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का ही कुछ क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो अगर आपको 8 में हल्का फुल्का भी डाउट होगा तो 9वां क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। एक फंक्शन f(x) है जिसकी वैल्यू दी है 9x² + 6x - 5, फंक्शन सच दैट r+, देखिए 8वें में भी r+ था, यहाँ भी r+ है, और r+ से फंक्शन जो कोडोमेन दिया है वो दिया है -5 से अनंत तक, यानी कोडोमेन जो है वो या तो -5 है या तो उससे बड़ा है, राइट है ना। तो देखिए सिद्ध करो कि f व्युत्क्रमणीय है, इनवर्टिबल फंक्शन हमें सिद्ध करना है और साथ में ये वैल्यू ज्ञात करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो दो चीज़ें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर वो दिया है 9x² प्लस का 6x माइनस का 5, जबकि फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, r+ से -5 to इनफाइनाइट। r+ क्या है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, समझिएगा सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। हम करते क्या हैं, सबसे पहले 1 1 सिद्ध करेंगे एकाएकी। तो 1 1 के लिए बहुत ही इत्मीनान से आप समझें, हम कहते हैं कि माना कोई दो एलिमेंट हैं x1 और x2 और वो दोनों हैं r+ में, यानी डोमेन में जो है, ये जो डोमेन है वो r+ है, तो r+ में कोई दो आप एलिमेंट ले लीजिए, राइट। तथा हमने कहा इफ f(x1) बराबर f(x2) और साबित कर दें कि x1 बराबर क्या है x2, जबकि x1 x2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, r+ में। ये शर्त है, ध्यान रखना। चलो देखो f(x1) क्या होगा, f(x1) होगा 9x1² प्लस 6x1 यहाँ से माइनस का 5 बराबर f(x2) होगा 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5, -5 से -5 कैंसिल हुआ। 9x2² को आप इधर ले आओ तो 9x1² माइनस 9x2² प्लस का 6x1 माइनस का 6x2, तब इधर बराबर क्या बचा, 0। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर 9 को अगर आप कॉमन ले लो या पूरे में से, चले पहले एक लाइन देख लो, 9 को कॉमन लिया तो x1² माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 6 कॉमन लिया तो ये आया x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 9, इसको एक कोष्टक में लिखो x1 प्लस x2 और दूसरे में x1 माइनस x2 प्लस 6, ये हुआ x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, कॉमन है x1 माइनस x2 कॉमन है और साथ में 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है, x1 माइनस x2 कॉमन है। तो अब बचा क्या, जरा यहाँ 3 बचा और x1 प्लस x2 बचा, यानी 3x1 प्लस 3x2 ये बचा। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो प्लस यहाँ बचा 2x1 और माइनस का 2x2 बराबर कितना, 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3x1 माइनस x2 और यहाँ पर आया 5x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 0। इसे हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो x1 बराबर माइनस x2 आएगा, और याद रखो x1 और x2 माइनस हो नहीं सकते। यानी अगर हम इसको लेते हैं कि यदि x1 माइनस x2 बराबर 0, तो बोलो x1 बराबर क्या आया, x2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। देखो ये पहली चीज़ सिद्ध हो गई। अब ऑनटू जो मेन चीज़ है, ऑनटू में ही बच्चों को दिक्कत होती है। ऑनटू फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम जो ये कोडोमेन दिया है इसमें एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने कहा माना y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इनफाइनाइट। हमने एक एलिमेंट y ऐसा लिया जो अपने कोडोमेन में है, फंक्शन के कोडोमेन में है, जबकि
fx किसके बराबर हो जाए, y के। फिर इसके बाद हम जब y को इस प्रकार लेते हैं कि fx बराबर y हो जाए, तो इसको सॉल्व करके x की ऐसी वैल्यू निकालते हैं y के लिए x की ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो कहाँ आएगी, r प्लस में। अगर r प्लस में आ जाएगी तब तो फलन ऑनटू होगा, अदरवाइज नॉट। एक बार फिर से सुनो, y को हम कोडोमेन में, एक एलिमेंट है हमारे पास y जो हमने माना है, हमने माना कि y ये अपने कोडोमेन में इस प्रकार है कि fx किसके बराबर है, y के। तो जो x आएगा, अब चूंकि fx y के बराबर है तो जो x आएगा वो कहाँ आना चाहिए, r प्लस में। अगर r प्लस में आ गया मतलब इस कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट जरूर मिला जिसके लिए fx क्या हो गया, y। क्योंकि जानते हैं कि अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं हम तो उसकी प्री इमेज डोमेन में मिलेगी तभी हम कहेंगे ऑनटू है। अगर नहीं मिलती प्री इमेज, इसका मतलब y ऐसा अवयव है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो y को डोमेन में बच जाएगा। और अगर बच गया तो इसका मतलब ऑनटू ना होकर के इनटू हो जाएगा। तो हमने माना कि y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट सच दैट fx किसके बराबर है, y के। अब देखो fx क्या है, fx दिया है 9x², ध्यान से देखिएगा, 9x² प्लस का 6x और माइनस का 5। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। अब तो कैसे निकलेगी सोचे ज़रा। y बराबर ये 9x² है, ये 3x का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये प्लस का 6x है। अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ, प्लस का 1 अपने से, तो चूँकि माइनस का 5 था और मैंने प्लस का 1 अपने से कर दिया तो मुझे माइनस का यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, राइट है ना। 1 में 6 गए, -5, वही चीज़ लिखी है। और ये चीज़, ये 3 पद मिल करके बन जाएंगे y बराबर 3x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस कितना, 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3x + 1 का होल स्क्वायर ये बराबर आएगा y प्लस कितना, 6। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3x + 1 बराबर अंडर रूट के अंदर y + 6। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3x बराबर -1 प्लस अंडर रूट के अंदर y + 6। तो x की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस अंडर रूट के अंदर y + 6 और बटे कितना, 3। ये x की वैल्यू आएगी। अब हमें इस x की वैल्यू को ये साबित करना है कि ये जो x ये हमको मिला, ये x कहाँ होगा, r प्लस में। अगर ये r प्लस में साबित हो गया तो समझो कि फंक्शन ऑनटू हुआ। इतना आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो चलो अब ये देखते हैं कि क्या ये x r प्लस में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि चूंकि जो y है, ये देखिए y हमने कहाँ लिया था, -5 से लेकर के कहाँ, इनफाइनाइट में। यानी y की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, -5 से, या -5 के क्या है, बराबर है। तो अगर y की वैल्यू हमने -5 से बड़ी लिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो y + 6 होगा। अब देखो -5 से बड़ी है y की वैल्यू, तो अगर -5 से बड़ी है y की वैल्यू तो y + 6 की जो वैल्यू होगी वो बोलो किससे बड़ी होगी, वो बड़ी होगी 1 से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। y + 6 की जो वैल्यू है, अगर y को तुम -5 से बड़ा लेते हो, देखो या तो -5 लिया, अगर तुमने -5 इसकी सबसे कम वैल्यू रखी तो 6 - 5, तो जब 6 - 5 तुम कर दोगे तो 1 आएगा, और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, यानी 1 होगा या 1 से क्या होगा, ये बड़ा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब -1 और प्लस अंडर रूट के अंदर y + 6 की जो वैल्यू आएगी, -1 इधर जोड़ा तो इधर भी -1 जोड़ दो, यानी ये 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट के अंदर y + 6/3 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 या 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। और यही चीज़ क्या है, x,
यही क्या है x, यानी x की जो वैल्यू आई वो 0 या 0 से बड़ी आई, अर्थात x किस में बिलोंग कर गया, x बिलोंग कर गया r प्लस में। हम यही चाहते थे कि x किस में बिलोंग कर जाए, r प्लस में, तो r प्लस में बिलोंग कर गया x, इसलिए ये जो फलन है ये फलन क्या हो गया, ऑनटू। यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्वेश्चन, अर्थात हम ये कह सकते हैं इसलिए जो f है वो ऑनटू फंक्शन है। अब अगर f ऑनटू फंक्शन आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f इनवर्स y, जो x होता है देखो वो f इनवर्स y होता है, आपको मालूम है, पहले पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। तो जो x की वैल्यू आई है हमारे पास वो ये आई है ये, और यही x f इनवर्स y है, अर्थात f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू आई है √y + 6 - 1 बाई कितना 3। इस -1 को हमने बाद में लिख दिया, इससे पहले लिख दिया। तो क्लियरिटी हुई, काफ़ी हद तक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोनों। तो यहाँ पर आपको रेंज और कोडोमेन इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गए 9वें और 10वें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, अभी अपने 8वां 9वां सवाल देखा, मैंने विस्तार से आपको बताया, काफ़ी समय लिया। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो कह रहा है फंक्शन है f x से y में, फंक्शन सच दैट x to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन तब है जब 1 1 on 2 होगा, ये क्लियर है। इसका मतलब f 1 1 on 2 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फंक्शन f 1 1 on 2 है। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध करो कि f का प्रतिलोम यानी जो f इनवर्स होता है वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो हम ये माने लेते हैं कि माना f के प्रतिलोम फलन g और h दो हैं। माना f के प्रतिलोम फलन g तथा h हैं। उसने सिद्ध करवाया है कि केवल एक अद्वितीय फलन होता है, यानी हमको सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होगा। तो हम ये माने लेते हैं कि चलिए इसके दो फलन हैं जो प्रतिलोम फलन है। कौन कौन से? g तथा h। और ये साबित कर देंगे कि g और h दो फलन नहीं बल्कि क्या है, एक ही फलन है, यानी ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, बराबर हैं। आप जरा देखो, या आप कह लो इसको a और इसको b, हालांकि x to y लिखा है तो हम यहाँ पर x to y भी कर सकते हैं। x to y ये फलन है, इसमें ये फंक्शन दिया है f। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट x ले लें और यहाँ पर एक एलिमेंट y ले लें तो ये फंक्शन x से किस में है, y में। ये फंक्शन f को बताता है, राइट है ना। हमने कहा कि एक प्रतिलोम फलन g है, तो अगर हम g लेंगे तो प्रतिलोम होगा, इसका मतलब जो g होगा वो y2 क्या होगा, x। और एक हमने प्रतिलोम कहा h है, तो अगर हम h लेते हैं तो h भी होगा y से x। बात समझ में आ गई ना। तो देखो जरा, याद रखें, अगर f और g एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है तो जो इनका कंपोजिशन होता है वो सदैव आइडेंटिटी होता है। जैसे FOG मैंने कहा तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी IB के बराबर आएगा। यहाँ B की जगह पर हम Y कर सकते हैं, क्योंकि हमने A से B लिया है तो हम Y कर सकते हैं। FOG का फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन B से किस में है, A में, इसलिए Y। तो FOG ये Y होगा। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि FOH ये भी आइडेंटिटी होगा,
क्योंकि दोनों को हमने प्रतिलोम कहा है। तो देखो f का प्रतिलोम g है अगर, तो FOG वो आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन होता है। इसी तरह चूंकि h भी f का प्रतिलोम फलन है तो FOH ये भी तत्समक फलन होगा। मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में समझाया है। तो अगर आप देखो तो FOG होता क्या है, FOG और अगर मैं यहाँ लिख दूँ y तो ये बराबर IY, और इसी तरह FOHY तो ये हो जाएगा क्या, IY। अब FOG का मतलब होता है FGY, ये देखिए FGY, राइट, ये बराबर IY। इसी तरह FHX और HX की जगह पर HY, ये भी क्या होगा, IY, राइट है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि FHY, अब जरा GY, अगर GY लेते हैं तो किसके बराबर है, FX के बराबर है, यानी FX बराबर IY, ये भी है IY ये भी है, तो FX बराबर यहाँ से क्या आएगा बोलो, देखिए ध्यान से देखो, GY किसके बराबर है, X के। इसी तरह HY, तो HY भी यही तो प्रतिलोम है, यही G है और यही H है। तो अगर GY करें तो भी X आ रहा है और HY करें तो भी X आ रहा है, यानी FX बराबर क्या आ रहा है, FX। बात समझ में आ गई ना। या आप ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि GY बराबर ही क्या हो जाएगा, HY। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि FGY ये बराबर होगा FHY। इसका मतलब चूंकि F, सुनिए ध्यान से, चूंकि जो F है वो व्युत्क्रमणीय है, यानी ये 1/2 है। तो कोई फंक्शन अगर 1/2 है तो याद रखें, अगर f1x बराबर f2x, अब ये दोनों आपस में बराबर, देखिए IY ये भी है, IY ये भी है। मैं एक लाइन आपको और बढ़ा के लिख देता हूँ नीचे आपके समझने के लिए। इसलिए FGY बराबर होगा FHY, यहाँ से चूंकि दोनों IY के क्या हैं, बराबर हैं। अब चूंकि F 1/2 है, इसलिए हम ये जानते हैं कि FX1 बराबर, अगर FX2 ले लो तो वो होता है X1 बराबर X2। तो FX1, X को X1 मानो और ये बराबर हो गया X2 FX2, तो इसका मतलब GY बराबर क्या हो गया, HY, अर्थात ये दोनों फंक्शन आपस में क्या आए, बराबर आए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F का प्रतिलोम अद्वितीय है, अर्थात जो प्रतिलोम आया वो क्या आया, अद्वितीय आया। तो इस प्रकार आपको पुरानी वीडियो भी देखना पड़ेगा जिससे आप FOG और GOF के विषय में नॉलेज रख सकें, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक फंक्शन है सच दैट 1 2 3 टू ABC। एक फंक्शन है 1 2 3 से ABC में, ये A है। आओ मैं यहाँ चित्र बना के दिखाता हूँ। ये कोई फंक्शन है, मान लो इसको सेट A नाम दिया गया, फंक्शन सेट A से B में है। ये 1 2 3, तो देखिए 1 2 3, इधर है A B C। ये कह रहा है कि F1 बराबर A है, यानी 1 की इमेज A है। तो चलो देखते हो, ये 1 की इमेज A, 2 की इमेज है B और 3 की इमेज है C। पूरा हमने इसका रेखा चित्र बना दिया। F इनवर्स ज्ञात करो। चूंकि देखो इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि जो F फंक्शन सच दैट मैंने A2 बनाया, A2B, वो आपके सामने दिख रहा है और ये साफ साफ दिख रहा है कि 1/2 है। इसलिए जो F इनवर्स निकलेगा वो B से A में आएगा, ऐसे ये F इनवर्स होगा। और अगर F इनवर्स निकालें तो देखो F इनवर्स A की इमेज कौन मानी जाएगी, A, यानी F इनवर्स A ये बराबर 1 आएगा। F इनवर्स B ये बराबर 2 आएगा और F इनवर्स C ये बराबर क्या आएगा, 3। क्योंकि फंक्शन अगर F है तो जो F का डोमेन होता है
वो एफ इनवर्स में रेंज बनता है, और जो एफ में रेंज होता है वो एफ इनवर्स में डोमेन बनता है। तो देखो ये आ गया, तो एफ इनवर्स आपको पता हो गया। अब आपसे पूछा है एफ इनवर्स का इनवर्स, तो जो एफ इनवर्स तुमने निकाला है वो क्या आया था? एफ इनवर्स, एफ इनवर्स अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में रखें तो आया था A1 B2 और C3। ये देखो एफ अगर देखें तो 1A 2B 3C होगा, और अगर एफ इनवर्स लिखें तो वो होगा A1 B2 C3। ये है एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स लिखा है। और हमें एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स चाहिए, तो इसको फिर से इनवर्स कर दो, तो ये 1A 2B 3C ये फिर आ जाएगा, और ये फिर से किसके बराबर हो जाएगा? एफ के। तो बहुत ही छोटा सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को अगर गौर से देखो तो 12वां क्वेश्चन है फंक्शन सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको जब मैंने इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो ये उसका प्रगुण था एक, इसको मैं सिद्ध करके आपको बता चुका हूँ। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 11वां था वो भी बिल्कुल यही था, एग्जाम्पल के साथ था। अब हम 13वां क्वेश्चन देखें, यानी 12वां तो आपको आ गया होगा। 13वां क्वेश्चन देखें तो फंक्शन सच दैट R2R एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो हमको ज्ञात करना है एफ ओ एफ। तो चूँकि हम जानते हैं कि एफ ओ एफ एक्स ये बराबर होता है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ और एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब देखो ये एफ एक्स बन गया, मगर एक्स की जगह पर अब ये वैल्यू यूज होगी। तो हम फंक्शन में मान रखेंगे, लेकिन जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 लिखेंगे, राइट, एक्स की जगह पर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ध्यान से देखिएगा, एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखना है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये हमने एक्स की जगह पे रख दिया। और एक्स की जगह पे रखने बाद उसका क्यूब है, तो हमें फिर इसका क्यूब भी करना होगा, यानी इसका हमने फिर से क्यूब किया। ये देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब, मगर जो एक्स है ये देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब, तो 3 माइनस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू एक्स की जगह पर, और फिर क्यूब एक्स क्यूब, तो एक्स ये हो गया और क्यूब ये हो गया, और फिर है पूरे का 1/3, तो ये हो गया पूरे का 1/3। यानी सिर्फ करना क्या था कि जहाँ x लिखा है, बाकी फंक्शन में कोई बदलाव नहीं, जहाँ x लिखा है x की जगह पर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 लिखना था। तो 3 माइनस एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 लिखा, और फिर क्यूब था तो फिर क्यूब लिख दिया, ये क्यूब है फंक्शन में, फिर 1/3 तो 1/3 बराबर 3 माइनस, देखो 3 से 1/3 कैंसिल हुआ तो बचा 3 माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब हुआ, और फिर है 1/3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, तो ये हो गया एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो क्यूब से 1/3 कटा तो बराबर कितना आ गया एक्स, यही हो गया एफ एक्स। अब शेष 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जो ना आए मुझे कमेंट में करके बताइएगा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब हम क्लास 12th में लेके चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF जिसको कहते हैं। थैंक यू, नमस्ते।